नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास पर मोदी योगी की अहम बैठक, मंत्रिमंडल और 2027 चुनाव पर चर्चा। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी कैडेट्स को किया संबोधित, कहा ऑपरेशन सिंदूर से बढ़ा भारत का गौरव। नगर निगम चुनावों पर 52 कुले का बड़ा दावा, कहा निर्विरोध जीत से मजबूत होता है लोकतंत्र। अदालतों पर बाहरी दबाव नहीं चलता, ममदानी के पत्र पर एसवी राजू की दो टूक। और अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला का बड़ा दावा, 40 लोगों की मौत का पहली बार खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतिक बातचीत हुई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी संगठन और सरकार में बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी वजह से इस मुलाकात के मायने और बढ़ गए हैं। बीजेपी में हाल के दिनों में कई बड़े संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंकाया था। वहीं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंकज चौधरी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र नेता थे। इसके अलावा यूपी में जातीय बैठकों को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्राह्मण, ठाकुर, लोध और कुर्मी समुदाय से जुड़े विधायकों और नेता की बैठकों में चर्चाएं बढ़ गई है। इन बैठकों पर पार्टी की ओर से कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई है। इन्हीं सभी घटनाओं के बीच योगी और मोदी की मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। उन्होंने सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और सफलता प्राप्त की है। राधाकृष्णन ने एनसीसी कैडेट्स के योगदान की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि लगभग 72,000 एनसीसी कैडेट्स नागरिक सुरक्षा उपायों में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। कैडेटों ने आपातकालीन अभ्यास, रक्तदान शिविर और अन्य सुरक्षा गतिविधियों में मदद भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्र के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया है कि ऑपरेशन से देश की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई है। एनसीसी कैडेट्स के गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन राधाकृष्णन ने किया। इस शिविर में 2406 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 898 लड़कियां शामिल हैं। यह शिविर लगभग 1 महीने तक चलेगा और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ समाप्त होगा। उन्होंने एनसीसी के योगदान को सेना और नागरिक सुरक्षा के बीच कड़ी बताया है। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नगर निगम चुनाव में निर्विरोध जीत को लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है जो निर्विरोध चुनाव पर रोक लगाता हो। बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की अनुमति दी है। चिकाल थाना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष को अदालत जाने की स्वतंत्रता की बात कही। उनका कहना था कि जो दल अपने लिए न्याय मांगना चाहते हैं वे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। निर्विरोध जीत विकास के एजेंडे का संकेत देती है। उन्होंने इसे राजनीतिक सहमति का परिणाम भी बताया। बावनकुले ने जोड़ा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी जीत को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि बावनकुले की ये टिप्पणियां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अपील के बाद सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने 15 जनवरी से पहले 68 वार्डों में निर्विरोध घोषित नतीजों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से कुचला नहीं जाना चाहिए। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों में भाजपा सुप्रीम कोर्ट गई थी। बावनकुले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एमएनएस भी अदालत जा सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी द्वारा पत्र लिखे जाने पर देश में बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अदालतें किसी भी तरह के बाहरी दबाव में काम नहीं करती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया केवल साक्ष्यों और कानून के आधार पर चलती है। किसी विदेशी नेता का पत्र अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्व एएसजी ने भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भरोसा जताया है। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी कोशिशों का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। सूर्य प्रकाश वी राजू ने यह भी चेतावनी दी है कि लंबित मामलों में हस्तक्षेप करना गलत परंपरा है। जमानत या रिहाई की मांग को लेकर पत्र लिखना प्रशासनिक न्याय में दखल माना जा सकता है। ऐसे कृत्य को अदालत की अवमानना के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि भारतीय अदालतें इन प्रयासों से प्रभावित नहीं होती। न्यायपालिका भविष्य में भी स्वतंत्र रूप से काम करती रहेगी। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के बाद पहली बार हताहत की संख्या सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कम से कम 40 लोगों की मौत का दावा किया है। अधिकारी ने बताया है कि मरने वालों में सैन्यकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। यह हमला शनिवार तड़के किया गया था। इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को काराकास से गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की ओर से कोई भी मौत नहीं हुई है। ट्रंप के मुताबिक केवल कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को बेहद जटिल लेकिन पूरी तरह सफल बताया। ट्रंप ने कहा है कि यह ऑपरेशन लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद से सटीक तरीके से अंजाम दिया गया है। अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा। ट्रंप ने मादुरो को तानाशाह बताते हुए उस पर ड्रग तस्करी के आरोप भी लगाए। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है। उन्होंने बताया है कि यह आयोजन गुजरात में कराने की योजना है। सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन को संबोधित करते हुए जय शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका गुजरात को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी दिलाने में अहम रही है। ओलंपिक की मेजबानी भारत के लिए गर्व का विषय होगी। उन्होंने इसे देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम बनाया। शाह ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए अभी से तैयारी जरूरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए जय शाह ने कहा है कि देश ने अब वहां 8 पदक जीते थे। 2036 ओलंपिक में भारत को कम से कम 100 पदक जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। जय शाह ने उम्मीद जताई है कि इनमें से 10 पदक गुजरात के खिलाड़ी जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात की महिला खिलाड़ी कम से कम 2 पदक देश को दिलाएंगी। शाह ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियन ट्रॉफी प्रदर्शन की सराहना भी की। उन्होंने महिला खेलों में बढ़ती भागीदारी पर भी जोर दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इससे प्रदूषण कम होने के साथ साथ डीटीसी को पूरी तरह ई बस नेटवर्क में बदलने का अहम कदम माना जा रहा है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों की देरी पर बस निर्माण कंपनियों के साथ समीक्षा की थी।
बैठक में तय समय पर डिलीवरी न होने पर सख्त कदम उठाने का संदेश भी दिया गया है। इसके बाद कंपनियों ने दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक विस्तृत डिलीवरी प्लान सरकार को सौंपा। डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार जनवरी में 9 मीटर लंबाई की 156 और 12 मीटर लंबाई की 120 बसें राजधानी की सड़कों पर उतरेंगी। जनवरी से मार्च 2026 के बीच कुल 829 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है। मार्च तक आने वाली 296 बसें 9 मीटर और 530 बसें 12 मीटर श्रेणी की होंगी। डीटीसी के वर्तमान 3,427 इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर मार्च तक लगभग 4,500 हो जाएगी। नए डिपो द्वारका, कोहाट एनक्लेव, नांगलोई और रिठाला में तैयार किए जा रहे हैं, जहां 1500 से ज्यादा बसों की पार्किंग होगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 2800 अतिरिक्त ई बसों की डिलीवरी दिसंबर 2026 तक पूरी होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाई है और दिल्ली हरियाणा इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी हुई है। साल 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स ने अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी लेकर सामने आ रहे हैं। नई फिल्म का नाम बियॉन्ड द केरल स्टोरी रखा गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट और निर्देशक पूरी तरह नए होंगे। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। वीडियो में किसी कलाकार या सीन को नहीं दिखाया गया है। इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म से जुड़ा मैसेज लिखा हुआ नजर आता है। वीडियो के अंत में फिल्म का दमदार टैगलाइन भी सामने आया है। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह करेंगे। वीडियो में लिखा है कि सच को दबाया नहीं जा सकता और कुछ कहानियां अभी खत्म नहीं होती। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म पहले से ज्यादा गहन और भावनात्मक होगी। अंत में वॉइस ओवर आता है जिसमें कहा जाता है कि मोहब्बत की ताकत बारूद से कहीं ज्यादा होती है। फिल्म को 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। गौरतलब है कि द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। हालांकि फिल्म को लेकर विवाद भी देखने को मिला था। इसके बावजूद मेकर्स अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नई कहानी पेश करने जा रहे हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।